एंथैल्पी ऑफ कंबशन। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास किसी सब्सटेंस का 1 मोल है, किसी कंपाउंड का 1 मोल है या किसी एलिमेंट का 1 मोल है, उसे 1 मोल कंपाउंड को या 1 मोल एलिमेंट को, इन जनरल 1 मोल सब्सटेंस को एयर की प्रेजेंस में कंप्लीटली बर्न करना है, तो हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज्ड और हाउ मच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड? That amount of heat released or absorbed is called standard enthalpy of combustion. So इसकी definition is amount of heat released or absorbed when 1 mole substance in standard state gets completely burned in presence of oxygen is called standard enthalpy of combustion. कभी भी ऐसी टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ जाए, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने ऐसे लिखा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्रेफाइट, तो आपको अगर कोई लाइन इंग्लिश में लिखी मिली है तो इस चैप्टर का पहला रूल ये है, आपको उस इंग्लिश की लाइन को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए. You should be able to write down the suitable chemical equation representing the line written in the English words to you. अब इस लाइन को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कैसे बदलना है, तो डेफिनेशन क्या लगानी है, जिसको भी जलाना है, कंबस्शन, इसको जलाना है, इसका 1 मोल जलाना है, सो 1 मोल कार्बन ग्रेफाइट, मेंशन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज सॉलिड, क्योंकि 1 बार कंडीशन में 1 बार प्रेशर एट एनी टेम्परेचर एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर, और जब तक क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन नहीं तो टेम्परेचर कितना लेना है, 25 डिग्री. तो लेट्स से 25 डिग्री पे कार्बन ग्रेफाइट एग्जिस्ट एज ए सॉलिड. इसको बर्न करना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कितनी एनर्जी रिलीज हुई, CO2 बना. जब आपने इसे बैलेंस करना है तो जिसको बर्न किया उसका 1 मोल रखना, इसका कोफिशिएंट नहीं बदलना. तो हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड, लेट्स से दिस डेल्टा एच इज नेगेटिव, तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई है नेगेटिव साइन के साथ, एनर्जी रिलीज, ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, मैं इसके लिए एक वर्ड, 3 तरह के अब वर्ड यूज करूंगा. दिस एंथैल्पी चेंज, क्योंकि कार्बन स्टैंडर्ड स्टेट में ग्रेफाइट लिया आपने, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब 1 बार प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर, तो इसके लिए मैं बोलूंगा इट्स ए सिंबल इज डेल्टा एच नॉट, इट इज रिप्रेजेंटिंग ए रिएक्शन. तो दिस इज स्टैंडर्ड चेंज, डेल्टा चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन. पर अब मैं इस नंबर को 2 नाम और दे रहा हूं. आप इसे ये भी कहोगे 1 मोल ग्रेफाइट का कंबस्टन हो रहा है, तो दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन. पर किसका, ग्रेफाइट का. अगर कोई ये कह दे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बन भी तो रहा है, और किससे बन रहा है, उसके स्टैंडर्ड स्टेट से बन रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनाना किससे बनाना, उसके एलिमेंट से, और एलिमेंट्स इज दे आर टेकन इन स्टैंडर्ड स्टेट. व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन, विच इज ग्रेफाइट. तो मैं इस डेल्टा एच का कार्बन डाइऑक्साइड की नजरों में एक नया नाम रख दूंगा, दिस इज ऑल्सो डेल्टा एच एफ नॉट फॉर CO2 गैस. मतलब स्टैंडर्ड
चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, सेम रिएक्शन का डेल्टा एच का नाम बदल जाएगा अगर आप उसको अलग अलग कंपाउंड की नजरों में देखोगे। मैं इस डेल्टा एच को ये तो बोलूंगा ही बोलूंगा, इट्स अ स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, पर मैं ये भी कहूंगा दिस इज स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल बन रहा है उसके एलिमेंट से बन रहा है, एंड एलिमेंट्स आर टेकन इन द स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट का एक मोल जलाया जा रहा है। मान लो मैंने आपके सामने कैसे लाइन लिखी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड इज -395 किलो जूल पर मोल। सपोज ऐसे लिख दिया 395.5 किलो जूल पर मोल, और मैंने कहा राइट डाउन ए सूटेबल इक्वेशन ऑफ दिस। तो सबसे पहले आपने देखना कंबशन की बात हो रही है, किसका कंबशन, किसको जला रहे, डायमंड को। तो इसके कितने मोल लेने, 1 मोल। साथ में मेंशन करना इसकी स्टेट, डायमंड सॉलिड, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज बर्न्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल CO2 गैस। और इस प्रोसेस के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज हुई, -395.5 किलो जूल पर मोल। अब मैं इसके लिए क्या नाम रख सकता हूं, अल्टीमेटली इट इज ए केमिकल रिएक्शन, और इस रिएक्शन के दौरान निकलने वाली हीट के लिए नाम रख दिया स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यहां पर स्टैंडर्ड वर्ड का मीनिंग क्या है कि डायमंड कार्बन इज एट 1 बार प्रेशर at a given temperature. Oxygen is at 1 bar pressure at a given temperature. Carbon dioxide is at 1 bar pressure at a given temperature. जब आप हर एलिमेंट को, हर सब्सटेंस को, हर कंपाउंड को स्टैंडर्ड स्टेट में ले रहे हो तो ये नॉट का साइन। पर यहां पर अब ये देखो, मैं इसे ये जरूर कह सकता हूं डायमंड के 1 मोल का कंबशन हुआ, सो दिस आई कैन राइट इट एज स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड। मैं इस डाटा का ये नाम भी रख सकता हूं, परंतु इसमें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल अपने एलिमेंट से भी बन रहा है, पर कार्बन एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट तो ग्रेफाइट थी ना, डायमंड तो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट नहीं थी। इसलिए अब मैं इस नंबर को डेल्टा HF नॉट ऑफ CO2 नहीं लिख सकता। अब मैं इस नंबर को ये नहीं कह सकता कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन है, क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का हक तभी होता अगर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेफाइट से बन रही होती, क्योंकि हमने थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल स्टेट फॉर कार्बन ग्रेफाइट असाइन की। इसलिए इस वक्त आप इस डेल्टा HR के 2 नाम रख सकते हो, डेल्टा HR जनरल नेम, बट डेल्टा H नॉट कंबशन फॉर डायमंड, but you cannot call it as this is not delta HF naught for carbon dioxide gas because CO2 is being formed from diamond, not from graphite. इसलिए आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इसे नहीं कहोगे, पर इस रिएक्शन में इसके लिए ये वर्ड यूज कर सकते हो। इसलिए आपको हर डेफिनेशन का सही मायने में मतलब पता होना चाहिए। और इस चैप्टर में न्यूमेरिकल में तभी फायदा होगा जब आपको रिएक्शन, किसी इंग्लिश लैंग्वेज को रिएक्शन में लिखना आता हो। अश्विन, आई विल मेक यू एग्जिट फ्रॉम दिस क्लास, जो चल रहा है उसको सुन नहीं रहा।
और एक ही चीज बार बार टेक्स्ट करी जा रहा है, मैंने ड्रॉप आउट करवा देना और मीटिंग कर देनी लॉक। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिख दी, हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स वाटर लिक्विड। सपोज मैंने बोल दिया आई एम कैरिंग आउट दिस रिएक्शन एट 30 डिग्री सेल्सियस एट 1 बार प्रेशर। आपको ये पता है कि 30 डिग्री पे वाटर लिक्विड ही रहेगा, वाटर अपने स्टैंडर्ड स्टेट में। O2 30 डिग्री और 1 बार प्रेशर पे गैस फॉर्म में रहेगी, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में रहेगी। ये बताने का टारगेट हो गया कि दे ऑल आर प्रेजेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। पर इस वक्त अगर मैं इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू बताऊं -286 किलोजूल पर मोल, this negative side indicates heat is released. So this reaction is exothermic. Negative sign का मतलब exothermic reaction, heat release हो रही है। Now this is representing a chemical reaction. तो जो भी heat release हुई है during this reaction उसके लिए पैरों में सिंबल R, जनरल नेम। पर क्या यहाँ वाटर का 1 मोल बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। वाटर इज बीइंग फॉर्म। किससे बन रहा है? उसके एलिमेंट से। क्या एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में? बिल्कुल है। तो मैं इसके लिए इसी डाटा को ये जरूर लिख सकता हूं, डेल्टा HF नॉट ऑफ वाटर लिक्विड। पर अब मैं इसको ये भी बोल सकता हूं, मैंने 1 मोल हाइड्रोजन गैस का कंबस्शन किया, 1 मोल हाइड्रोजन गैस का कंबस्शन किया, तो मैं इस रिएक्शन के लिए डेल्टा HR नॉट को एक नया नाम दे सकता हूं, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। पर किसका कंबस्शन किया? हाइड्रोजन गैस। यानी कि आप इस डाटा को 3 तरीकों से बोल के बता सकते हो। दिस कैन बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दिस कैन बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, दिस कैन बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन। फॉर एग्जाम्पल मान लो इस रिएक्शन के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज हुई। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या मैं इस नंबर को एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिक्विड, क्या मैं इस नंबर को इन तीनों नंबर से, इन तीनों के लिए, मतलब क्या मैं इसे ये तीनों वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? कैन आई कॉल दिस एज एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन? कैन आई कॉल दिस एज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस? कैन आई कॉल दिस एज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर? व्हाट शुड आई कॉल दिस नंबर एज? ईदर 1 or 2 or 3? You have to tell me. तो यहां पे मुझे बच्चों के आंसर आ रहे हैं 1, मैक्सिमम ने 1 बोला, किसी ने 2 बोला, किसी ने 3 भी बोला और किसी ने बोला ऑल। तो यहां पर आप इसे ओनली 1 कहोगे, 2 और 3 नहीं कह सकते। ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 नहीं हो सकता क्योंकि CO2 मीथेन से बनाई जा रही है। हीट ऑफ फॉर्मेशन तभी बोला जाता अगर CO2 को बनाने के लिए आप कार्बन ग्रेफाइट यूज करते। वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कह सकते क्योंकि वाटर बन तो जरूर रहा है पर मीथेन से बन रहा है।
डेफिनेशन क्या है? जिसको भी बनाना है उसके एलिमेंट से बनाना है। यहां तो H2 है ही नहीं, यहां तो कार्बन ग्रेफाइट है ही नहीं, so you cannot call this as enthalpy of formation of CO2 in water. You cannot call. You can only say मीथेन का 1 मोल का कंबस्शन हो, यहां पे कार्बन ग्रेफाइट लिखा होता, CO2 बनती, तो मैं जरूर कहता एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। यहां H2 लिखा होता, O2 लिखा होता, जरूर कहते कि वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम हाइड्रोजन। पर यहां वाटर और CO2 तो मीथेन से बन रहे, यू कैनॉट कॉल इट एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इन वाटर। मैक्सिमम केसेस में जब भी किसी पदार्थ का कंबस्शन होगा, आप उसे जलाओगे, एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक है मैक्सिमम टाइम। पर ये ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन का कंबस्शन, नाइट्रोजन के 1 मोल का कंबस्शन NO में अगर बना रहे हो, फॉर दिस रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ N2 इज पॉजिटिव नंबर, इट्स एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसलिए कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है? पर मुझे ये बताओ, इस रिएक्शन को देख के अगर इस रिएक्शन का डेल्टा H0 प्लस अल्फा किलो जूल पर मोल होता, क्या मैं इसे तीनों नामों से यूज कर सकता हूं? दिस इज रिप्रेजेंटिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग enthalpy of formation of NO, this is representing enthalpy of combustion of N2. Can I call it as A, B, C or all or both? This time your answer will be perfectly right, all. क्योंकि जिसको भी बना रहे हो उसके एलिमेंट से बना रहे हो, तो इस अल्फा का नाम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO लिखा जा सकता है। क्योंकि इस प्रोसेस में 1 मोल N2 का कंबस्शन हो रहा है, तो आप इसे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ N2 भी लिख सकते हो। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो आप किसी भी प्रोसेस के दौरान निकलने वाली हीट को लिख सकते हो, ये तो जनरल नंबर, जनरल टर्म। परंतु परंतु यहां पे मैं एक चीज से अग्री कर रहा हूं, किसी बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया, सर आप ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आपने 2 मोल बनाए, आपने 1 मोल नहीं बनाया, इसलिए आंसर ए और सी हो जाएगा। मैं 100% अग्री करता हूं। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, NO का कोफिशिएंट तो 2 है, यहाँ पे तो NO के 2 मोल बन रहे हैं। ओनली A एंड C वी कैन राइट, वी कैनॉट से B। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जिसका भी बताना है उसके 1 मोल के लिए बताना है, तो फिर यहाँ पे हाफ ऑफ कोफिशिएंट आना चाहिए था। जिसने भी ये चीज बताई है बहुत अच्छी बताई है, शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो ओनली A एंड C कैन बी कॉल्ड, B नहीं आएगा आंसर। नेक्स्ट डेफिनेशन। अभी हमारा चैप्टर सिर्फ डेफिनेशन पे चलेगा, हमें 6-7 डेफिनेशन सीखनी है। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। यदि मेरे पास 1 मोल कार्बन डायमंड की फॉर्म में, इसे मैं किसी तरह ग्रेफाइट बना दूं, इस प्रोसेस के दौरान जितना भी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगा, डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस कि वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, जितनी भी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी, वी कॉल इट एज एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन की डेफिनेशन है, 1 मोल सब्सटेंस का पर्टिकुलर एलोट्रॉप उसी सब्सटेंस के दूसरे एलोट्रॉप में कन्वर्ट हो,
यानी कि एक एलोट्रॉप से दूसरा एलोट्रॉप सेम सब्सटेंस का बनाते वक्त उस प्रोसेस के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज हुई या एब्जॉर्ब हुई, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। फॉर एग्जांपल, 1 मोल सल्फर मोनोक्लिनिक फॉर्म से मैंने 1 मोल सल्फर रोहम्बिक फॉर्म बना दी, जितनी भी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हुई, this is called enthalpy of transition. So energy enthalpy change that takes place when 1 mole substance, 1 mole allotrope of an element is converted to another allotrope of the same substance is called enthalpy of transition. पर जो भी लेना रिएक्टेंट में उसका 1 मोल है, जो भी उस रिएक्टेंट में लोगे उसका 1 मोल is called enthalpy of transition. This is one definition. Another definition, enthalpy of fusion. Enthalpy of vaporization. नाम से ही यहां से समझ में आ जाता है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट, इसे जब आपने कन्वर्ट किया 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इन द लिक्विड स्टेट, यानी कि किसी सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, आपकी बारे में मैंने वर्ड बोला एनर्जी चाहिए, यानी कि ये प्रोसेस हमेशा एंडोथर्मिक, क्योंकि सॉलिड को लिक्विड बनना है तो सॉलिड हीट एब्जॉर्ब करेगा। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल सॉलिड स्टेट से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना भी डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव नंबर होगा, जो भी ये नंबर होगा पर पॉजिटिव, क्योंकि दिस प्रोसेस मस्ट बी एंडोथर्मिक, बिकॉज किसी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड बनाते वक्त हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, सॉलिड को हीट देनी पड़ेगी। दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, वी कॉल इट एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ द सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, कोई ये कह दे 1 मोल वाटर आइस से 1 मोल वाटर लिक्विड फॉर्म में ले जाना, और सपोज किसी ने कहा कि एंथैल्पी ऑफ, सॉरी मैंने सब्लिमेशन बोल दिया, फ्यूजन आएगा, फ्यूजन। तो 1 मोल आइस से 1 मोल लिक्विड बनाते वक्त जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई, लेट्स से गामा, वी कॉल इट एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, किलो जूल पर मोल। सेम सिंपल वर्ड्स है, डेफिनेशन कुछ खास नहीं है। 1 मोल सब्सटेंस इन लिक्विड फॉर्म, when it is converted into same 1 mole of the substance in the gas form, like water से steam बनाना, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? Why एनर्जी रिक्वायर्ड? क्योंकि लिक्विड से गैस बनाना एनर्जी हैज टू बी एब्सॉर्ब्ड, दैट इज लेट्स से प्लस Z किलो जूल पर मोल। तो यहां पैरों में लग जाएगा वेपराइजेशन ऑफ वाटर लिक्विड, यानी कि अगर मैंने कोई रिएक्शन ऐसे लिख दी, 1 मोल Br2 लिक्विड से 1 मोल Br2 गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड वाज प्लस लेट्स से 10, तो मैं कह दूंगा ये नंबर 10 नंबर, हम उसे क्या कहेंगे? 10 नंबर कहलाएगा ब्रोमीन का एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन।
सपोज मैंने रैंडम वैल्यू दी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ब्रोमीन लिक्विड, पर यहां फिजिकल स्टेट जरूर बतानी कि लिक्विड की बात हो रही है। फ्यूजन, मेल्ट करना है किसी भी सब्सटेंस। सब्लिमेशन, यू ऑलरेडी नो दिस इज प्रेटी मच क्लियर फ्रॉम द वर्ड्स। 1 मोल सब्सटेंस फ्रॉम द सॉलिड स्टेट, उसे कन्वर्ट करना है 1 मोल सब्सटेंस इन द गैस फेज, किसी सॉलिड को गैस बनाना है। लेट्स से 1 मोल आयोडीन सॉलिड is converted to 1 mole iodine gas. This is called enthalpy of sublimation. Let's say this number is x dash. तो ये डेफिनेशन कुछ खास नहीं है, ये नाम से पता होनी चाहिए बस कि 1 मोल सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, एंडोथर्मिक। 1 मोल सब्सटेंस को लिक्विड से गैस फेज में ले जाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, एंडोथर्मिक। 1 मोल सब्सटेंस को सॉलिड से गैस में लेके जाना है, कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एज सिंपल एज दैट। फॉर 1 मोल, जो भी डिफाइन है वो 1 मोल है। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन में प्रोडक्ट की 1 मोल ही बनना चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जितने मोल आप रिएक्टेंट ले रहे हो उतने मोल ही प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि आप बैलेंस तो करोगे। ओके, डन, नोटेड। कैन आई इरेज? सो ये सिंपल डेफिनेशन है, इनको हम न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं। थर्मोकेमिस्ट्री बहुत आसान है, इसके क्वेश्चन काफी इजी आते हैं, डेफिनेशन बेस्ड। निशात, डोंट वरी अबाउट एस ब्लॉक के लेक्चर्स, मैं धीरे धीरे अपलोड करूंगा। सब्लिमेशन में तो हीट रिलीज होगा ना? नहीं, क्योंकि सॉलिड से जब गैस बना तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एंडोथर्मिक। पर मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपको ये स्टेप पता है क्या? अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। अगर फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है तो उसी रिएक्शन का बैकवर्ड में डेल्टा एच का साइन बदल जाएगा। यानी कि अगर मैंने लिक्विड से सॉलिड बनाया तो डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव गामा। अगर मैंने वाटर गैस से वाटर लिक्विड बनाया रिवर्स, तो डेल्टा एच नॉट हो जाएगा माइनस जेड। ओके, नाउ अब हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, फिर नेक्स्ट डेफिनेशन पे जाएंगे। आज की क्लास के बाद जो जो चीजें आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो फ्रॉम योर शीट, साथ के साथ आप इसका शीट ट्राई करना। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए प्लस सेक्शन सी, पार्ट 2 सेक्शन ए प्लस सेक्शन सी। You can start it from your sheet. Let us suppose आपको एक क्वेश्चन दे दिया, फिर से मैं बोल रहा हूं, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का सेक्शन A1 पहला सवाल मैंने आज सुबह JA1 को कराया, उसका वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। अगर किसी को वो एग्जांपल देखना हो तो वो वहां से देख सकता है।
So let's say I'm talking of C1, heat of combustion of ethyl alcohol is minus 300 kilocalorie if heat of formation of CO2 gas and water liquid is minus 94.3 kilocalorie and minus 68.5 kilocalorie respectively. Calculate delta HF naught for ethyl alcohol. आप ये मान के चलो, थर्मोकेमिस्ट्री से अगर कोई सवाल आपसे पूछे जाते हैं, खासकर जेईई मेंस में, बिल्कुल इसी टाइप के, अगर आपको ये वाले क्वेश्चन करने आ गए, थर्मोकेमिस्ट्री लड्डू है आपके लिए। पर फिर भी मैं इसमें सबसे बड़ी सावधानी देता हूं बच्चों को कि आपका न्यूमेरिकल अगर गलत होगा तो वो आपकी मूर्खता से गलत होगा, क्योंकि आप जमा घटाओ मल्टीप्लाई गलत करोगे। यहां कहीं कोई बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं है, कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है, इतना सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप खुद ही ये प्रूव कर दोगे कि आपका मैथ्स वीक है, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में गलतियां करोगे एंड यू हैव टू प्रूव मी रॉन्ग। इसमें मैंने बच्चों के क्वेश्चन गलत होते इसलिए नहीं देखे, कभी बच्चे ने नहीं कहा कि सर एग्जाम में क्वेश्चन टफ आया था, वो कहते सर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। तो बी वेरी केयरफुल, जब आपको क्वेश्चन करने हैं तो आपसे गलतियां नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन। अब मैं इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके बताऊंगा, दोनों तरीकों से करना आना जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगा दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना, नो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरीके से होगा सेट कि आप एक पर्टिकुलर मेथड से ही उसे कर पाओ, इसलिए आपको दोनों मेथड से आना चाहिए। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को मेथड 1 से करके दिखाऊंगा, फिर मेथड 2 से। अगेन आई एम सेइंग दोनों मेथड सीखना। सबसे पहले क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, जो आपको पूछा गया है, जो आपको पूछा गया है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, उसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखो। जो आपको पूछा गया है उसके लिए इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले यहां पे लिखूंगा व्हाट इज माय एम। तो मैं देखूंगा मुझे पूछा क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH एंड स्टैंडर्ड स्टेट में ये लिक्विड है। ये क्वेश्चन में मेंशन है, मैंने लिखना भूल गया। तो इसका मतलब इसके लिए इक्वेशन बनाओ, 1 मोल इथेनॉल बनाना, ये बनाना है। किससे बनाना है, इसकी डेफिनेशन कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, एलिमेंट से बनाना। एलिमेंट शुड बी टेकन इन स्टैंडर्ड स्टेट, तो मेंशन कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, बैलेंस इट। पर बैलेंस करते वक्त इसका कोफिशिएंट नहीं बदलना, क्योंकि जिसको भी बनाना है, जिसका भी फॉर्मेशन करना है, उसके 1 मोल के साथ। तो बैलेंस करते वक्त 2, हाइड्रोजन 5 एंड 1 6, तो यहां 3, ऑक्सीजन 1 है तो यहां हाफ। तो हमें इस रिएक्शन का डेल्टा HF नॉट पता करने एक्स हमें नहीं मालूम। अब जो जो लाइनें इंग्लिश में दी हैं उनका केमिकल इक्वेशन में ट्रांसलेशन करो। हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ इथेनॉल, तो डेफिनेशन इसका कंबस्शन करना। फिर से डेफिनेशन क्या थी, जिसका कंबस्शन करना है उसके 1 मोल को जलाना है, जिसको जलाना है 1 मोल, जिसको बनाना है 1 मोल। तो इथेनॉल का कंबस्शन, इसका 1 मोल बर्न करने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
फिजिकल स्टेट जरूर मेंशन करनी है। जब इसे बैलेंस करना है, इसका कोफिशिएंट नहीं छेड़ना, तो क्या बन जाएगा 2, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 5 + 1 6, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 to the 4 + 3 7 ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ एक है, इसे नहीं छेड़ना, यहाँ पर हमें 7 ऑक्सीजन चाहिए, राइट साइड में 7 है, तो लेफ्ट साइड पे भी टोटल ऑक्सीजन 7 होने चाहिए, एक तो ऑलरेडी है, वी नीड 6, तो यह कोफिशिएंट 3 to the 6 + 1 7। और इसके लिए आपको डेल्टा एच नॉट कितना दिया, -300 किलो कैलोरी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और क्या गिवन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस। फॉर्मेशन की बात होगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यानी कि इसको बनाओ, जिसको बनाना है उसका 1 मोल बनाना, तो CO2 का 1 मोल बनाना, किससे बनाना, उसके एलिमेंट से। एलिमेंट शुड बी इन स्टैंडर्ड स्टेट, तो कार्बन, सॉलिड, ग्रेफाइट, क्योंकि कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट इज ग्रेफाइट, प्लस O2 गैस। So this delta H naught is given to you -94.3 kilocalorie. Heat of formation of water, जिसको बनाना है उसका 1 मोल बनाना, किससे बनाना, इसके स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट से, हाइड्रोजन प्लस हाफ O2, इसका कोफिशिएंट नहीं बदलना, इसका कोफिशिएंट नहीं बदलना, जिसको जलाया उसका कोफिशिएंट नहीं बदलना। So this is -68.5 किलो कैलोरी। अब इन 3 इक्वेशन को आप मैथ्स की तरह मैनिपुलेट करोगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट, यू कैन मल्टीप्लाई विद सम नंबर, ताकि इन तीनों इक्वेशन को जोड़ के, घटा के, मल्टीप्लाई, डिवाइड करके ये इक्वेशन बनानी। तो मैं देखो सबसे पहले क्या करने लगा, मुझे ये इक्वेशन बनानी है, तो इसका मतलब है कि मुझे इथेनॉल प्रोडक्ट में चाहिए, लेकिन मेरे पास तो रिएक्टेंट है, तो यहां से मुझे सीधा मिलता लग गया कि इस इक्वेशन को रिवर्स करो। द मोमेंट मैं इसे रिवर्स करूंगा, क्यों रिवर्स करूंगा, क्योंकि मुझे इथेनॉल प्रोडक्ट में चाहिए पर मेरे पास रिएक्टेंट नहीं। तो इस इक्वेशन को रिवर्स करने का मतलब है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लिखो, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट लिखो, फिर डेल्टा एच का साइन बदल जाएगा। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं, आप उसे अगले स्टेप में लिखोगे, आप उसे अगले स्टेप में लिखोगे। तो अब मैं लिखूंगा इस इक्वेशन को, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स इथेनॉल प्लस O2। तो जब बैलेंस कर रहा था तो यहाँ पे 2 था, यहाँ 3 था और यहाँ 3 था। मैंने रिएक्शन रिवर्स कर दी, रिवर्स करने का मतलब उल्टा लिख दिया, तो डेल्टा एच का साइन भी बदल जाएगा। और आप ये गलती पक्का करने वाले हो, आप साइन बदलना भूल जाओगे, फिर कहोगे शिट। अब इथेनॉल मेरे पास आ चुकी है प्रोडक्ट में, अब मुझे कार्बन ग्रेफाइट रिएक्टेंट में चाहिए, मेरे पास है, रिएक्टेंट में ही तो है कार्बन ग्रेफाइट। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में चाहिए, है, पर कार्बन का कोफिशिएंट 2 होना चाहिए, इसलिए मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने लगा, 2। पर द मोमेंट मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि अब कार्बन के 2 मोल है या CO2 के 2 मोल बन रहे हैं, ये 1 मोल के लिए डाटा था, तो 2 मोल के लिए वैल्यू डबल होगी। हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 3 रखना है और रिएक्टेंट में चाहिए हाइड्रोजन रिएक्टेंट में, तो यह कोफिशिएंट 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो फिर इसे भी 3 से मल्टीप्लाई। अब मैं सिंपल सा काम करूंगा, मुझे कार्बन प्लस हाइड्रोजन ऐड करने, मुझे CO2 वाटर कैंसल करने हैं, क्योंकि मुझे इस इक्वेशन में कहीं CO2 वाटर नहीं चाहिए। तो अगर मैं तीनों स्टेप्स ऐड कर दूं, ऐड, तो CO2 से CO2 कैंसल, वाटर से वाटर कैंसल, तो अब देखो क्या बन गया, 2 कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट प्लस
3H2 गैस प्लस 3/2 O2, 3/2 प्लस 2, चेक करो कितना आएगा। 3/2 प्लस 2 इज हाउ मच? 3/2 प्लस 2, दिस इज 7/2 O2 gives 1 ethanol प्लस 3 O2। और ये ध्यान रखना है, रिएक्टेंट में रिएक्टेंट ऐड करने, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऐड करने। अब यहाँ 7/2 O2 है और ये 3 O2 है, यानी कि ये 3.5 है, ये 3 है, तो इसे ले आओ इधर। तो ये क्या बन जाएगा? 7/2 O2 माइनस 3 O2 विच इज नथिंग बट हाफ O2, यानी कि आप इसे काट के हाफ O2 लिख सकते हो। तो बताओ ये इक्वेशन वही बन गई जो आप चाहते थे, लेकिन उसके लिए आपने क्या क्या किया? जो आंसर बताना है, नेट डेल्टा एच नॉट इज 300 प्लस माइनस 94.3 इंटू 2 प्लस माइनस 68.5 इंटू 3 एंड नाउ सॉल्व। ये आंसर है, क्योंकि फाइनल रिएक्शन के लिए कितना डेल्टा एच है? ये इथेनॉल का हीट ऑफ फॉर्मेशन। अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा एच डबल क्यों हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया कैसे 3 टाइम्स हो गया, आप ऐड कैसे कर रहे हो? आप कहोगे ये हम इसी हक से ऐड कर रहे हैं क्योंकि H एंथैल्पी इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, they depend on the size of system. If you multiply with some number, delta H will get doubled. If you multiply with 3, delta H will be tripled. And this is only possible because we are playing with H, which is extensive property. So this is as simple as that. आपको जो लेकिन एक चीज देखी, जो लाइन थी ना इंग्लिश में, उसका केमिकल इक्वेशन लिखना आना चाहिए, फिर आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके अपनी टारगेट इक्वेशन बनानी है। स्कूल में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, और वहां पर इक्वेशन लिख के बड़ा वाला मेथड, ये जो है ना, ये लॉन्ग मेथड है, अभी मैं एक शॉर्ट भी दूंगा। तो इसी तरीके से आपने जोड़ घटा के इक्वेशन के लिए, फाइनल टारगेट इक्वेशन के लिए डेल्टा एच निकालना, हो जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। दिस इज सो सिंपल। पर अब मैं इसका मेथड 2 बता रहा हूं। इसी क्वेश्चन को करने का एक और आसान तरीका भी है। तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि ये फाइनल इक्वेशन का ये जो डेल्टा एच है, मैं इसको ये बोल सकता हूं दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, क्योंकि इसमें इथेनॉल का 1 मोल बन रहा है और उसके एलिमेंट से ही बन रहा है स्टैंडर्ड स्टेट में। यही इक्वेशन है, यही एक्स की वैल्यू, ये नंबर था। आगे कैलकुलेशन करते रहना। नाउ मेथड 2। और ये मान के चलना कि अगर आपको इस तरह के सवाल करने आ गए तो थर्मोकेमिस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म है, सारे क्वेश्चन ऐसे। और ये चीज आप सिर्फ डेल्टा एच निकालने के लिए नहीं कर सकते, डेल्टा एस निकालना हो, डेल्टा जी निकालना हो, ये सबके लिए कर सकते हो। अब इसी क्वेश्चन को करने के लिए जो पिछली क्लास में सीखा था, मैं उसका यूज करना सिखा, पर वो तभी समझ आएगा अगर आपको पिछली क्लास रिकॉल हो। सबसे पहले जो गिवन थी ना लाइन, हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ इथेनॉल, मैं उसके लिए इंग्लिश से केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा हूं। जिसको जलाना है उसका 1 मोल जलाना है, बैलेंस करना है, पर इसका कोफिशिएंट भी बदलना। और इसके लिए आपको डेल्टा एच की वैल्यू पहले से दी हुई थी -300। इस रिएक्शन के लिए
जिसमें किसी कंपाउंड का कंबस्शन हो रहा है। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच को आप कैसे लिख सकते हो, जो हमने कल सीखा था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। और मैं यहां समेशन का साइन लगा रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, प्रोडक्ट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्लस इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, रिएक्टेंट में इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्लस इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो अब मैं लिखूंगा दिस कैन बी रिटन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर CO2 फॉर इट्स 1 मोल, इट्स मोलर, इनटू इट्स कोएफिशिएंट 2। समेशन मतलब प्रोडक्ट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मोलर 1 मोल के लिए इनटू इट्स कोएफिशिएंट 3। प्रोडक्ट वाली सारी टर्म कंप्लीट हो गई, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल मोलर। मैं बार बार ये वर्ड लिख रहा हूं, मोलर मतलब 1 मोल के लिए, इनटू इट्स कोएफिशिएंट विच इज 1। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 molar into its coefficient 3. This is how you write change in enthalpy. Now you know that, अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, क्या कहा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, यानी कि ये डाटा गिवन है, दिस वैल्यू इज गिवन, CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वाटर का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन, दिस इज -94.3 into 2, this is -68.5 into 3 minus heat of formation of ethanol. This is not given, you are supposed to calculate it. This is X, but O2 is an element, और याद करो किसी एलिमेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाज 0। हमारी कन्वेंशन थी कि किसी एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज 0, so 0 times 3 is 0 and this delta H is given to you -300। तो पूरी रिएक्शन का -300 आपको वैल्यू पता है, तो आपको जब CO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन पता है, वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन पता है, माइनस इथेनॉल का हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं मालूम, वो तो पता कर लो। O2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 है, तो सीधा यहां से X निकालो एंड एंजॉय योर आंसर। चेक कर लो, वही आंसर आएगा, करके देख लो। आपको दोनों तरीकों से करना आना चाहिए, ये मत सोचना कि मैंने आपको बोल दिया कि यार जो अच्छा लगे वो करना, आपको दोनों तरीकों से करने आना चाहिए। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया जाएगा कि आपको चाह के भी पहला वाला लॉन्ग मेथड से करना है, और आंसर दोनों तरीकों से सेम आएगा हमेशा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे ना, घबराओगे तो नहीं ना थर्मोकेमिस्ट्री से। थर्मोडायनेमिक्स हो सकता है किसी को टफ लगे क्योंकि वो फिजिक्स थी, ये तो केमिस्ट्री है, लड्डू सब्जेक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसा, ताकि आपको मजा आ जाए। और डोंट फॉरगेट, अरे ऐसा भी मत समझो कि ये इजी क्वेश्चन है, ऐसे थोड़ा ना आते हैं। जेई मेंस में इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, फ्री के मार्क्स। C6 exercise 1 part 2। If S plus O2 gives SO2, delta H is -298.2 किलोजूल पर मोल। इक्वेशन नंबर 1।
SO2 plus half O2 gives SO3. Delta H is minus 98.7 kilojoule per mole. SO3 plus water gives H2SO4. Delta H is minus 130.2 kilojoule per mole. H2 plus half O2 gives water. Delta H is minus 287.3 किलोजूल पर मोल. ये चार इक्वेशन आपको गिवन है. फाइंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड at 298 केल्विन. अब आपको क्योंकि इक्वेशन गिवन है चार, तो आपको मेथड नंबर 1 से करना है. तो मेथड नंबर 1 जो लॉन्ग वाला मेथड है उसमें ये चार इक्वेशंस का डाटा गिवन है. उससे आपको पहले तो टारगेट इक्वेशन पहला स्टेप है जो आपको पूछा गया है उसकी केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन लिखो. तो जो पूछा है H2SO4 का फॉर्मेशन, तो इसका एक मोल बनाना. किससे बनाना है? इसके एलिमेंट से. एलिमेंट शुड बी इन स्टैंडर्ड स्टेट. सल्फर प्लस हाइड्रोजन प्लस O2. अब मुझे इसे आइडियली S8 लिखना चाहिए, पर मैं क्यों नहीं लिख रहा ऐसे? क्योंकि उन्होंने भी सल्फर S लिया. कई बार क्वेश्चन हिंट देगा कि S8 लिख रहे हैं या S लिखे. उन्होंने S की फॉर्म में लिखा, यानी कि उन्होंने स्टैंडर्ड स्टेट सल्फर की S मानी है, तो हम भी वैसे ही लिखें. तो अब मुझे इस इक्वेशन को बैलेंस करना, पर इसका कोफिशिएंट नहीं बदलना. तो हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 हाँ है, ऑक्सीजन 2, 4 ऑक्सीजन. अब इस रिएक्शन का डेल्टा H आपको पता करना. कैसे करोगे? इन चार इक्वेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके खुद बनाओ अपना आंसर. चलो करो, मैं वेट कर रहा हूं. इन चार इक्वेशन से डिजायर्ड इक्वेशन, और यहां पे लिखना है अवर एम. इस रिएक्शन का डेल्टा H पता करना इज योर एम. करो मैथमेटिक्स. अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए. व्हाट्स योर आंसर?
आंसर इज -814.4 आ रहा है, -814.4 -814.4 राइट। ओके, तो करना क्या था, सिंपली ये देखो, मुझे सल्फर रिएक्टेंट में चाहिए और रिएक्टेंट में है, यानी कि इसे रिवर्स नहीं करना। H2 रिएक्टेंट में हाँ है, हमें चाहिए, रिएक्टेंट में है। O2 रिएक्टेंट में चाहिए, H2SO4 प्रोडक्ट में चाहिए है, यानी कि किसी को रिवर्स नहीं करना। तो अगर मैं सीधा ही इन इक्वेशंस को ऐड कर दूं सबको, अगर हम डायरेक्ट ऐड कर दे ऑल इक्वेशन, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, वाटर से वाटर कैंसिल, क्या बन जाएगा, S प्लस H2, रिएक्टेंट में रिएक्टेंट ऐड करने, O2 प्लस हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ 1 प्लस 1 2O2 ऑलरेडी, H2SO4, जस्ट ऐड ऑल द स्टेप्स। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, -298.2 -98.7 -130.2 -287.3। इससे आसान और सस्ता क्वेश्चन क्या हो सकता है? और आप खुद बताओ, अगर ये भी क्वेश्चन आप गलत कराओ तो आपको लगता है कि जायज है? ऐसे क्वेश्चन भी अगर कोई गलत कर रहा है और फिर कहे कि जी केमिस्ट्री टफ है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, नयन ने पूछा भी है कि सर आपने सल्फर को S8 क्यों नहीं लिखा? आइडियली मुझे वैसे लिखना चाहिए था, S8 और रोहम्बिक लिखना चाहिए था, पर कई बार ना क्वेश्चन कहने वाला, क्वेश्चन पूछने वाला हमें ये समझाता है कि अपना एक्स्ट्रा ज्ञान मत बांटो, जैसे मैं बोल रहा हूं उसके हिसाब से चलो। उन्होंने क्वेश्चन में सल्फर को बस S लिखा हुआ था, इसलिए मैंने सल्फर को कैजुअली S लिया। मतलब क्वेश्चन पूछने वाले ने लैंग्वेज यूज नहीं की सही से। तो मैं ये कह दूंगा कि अब की बार जो मैंने डेल्टा H यूज किया ना, वो स्टैंडर्ड नहीं है। अब मैं उसके ऊपर नॉट का साइन नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने सल्फर S8 रोहम्बिक करके कुछ नहीं लिखा। तो अब की बार जो भी आपका डेल्टा H है, उसके लिए मैं सिंपल बोलूंगा, इट इज सिंपली हीट ऑफ फॉर्मेशन। आई शुड नॉट से स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। पर जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया उसके हिसाब से हम चलेंगे। बस क्वेश्चन में हिंट दिया होगा कि आपको कैसे करना है। कई बार क्वेश्चन में P4 नहीं लिखा होता, वो जो इक्वेशन देते हैं ना, वो P लिख देते, सिंपल P। तो ठीक है, जैसी उनकी मर्जी। तो जो भी आंसर आएगा -814.4। अब मैं इसका एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसी में आपको मेरा टारगेट है लाइव ऑनलाइन क्लास में अगर मैं एग्जांपल दूं तो वैसा टाइप का दूं जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो अब मैं आपको एक और वैरायटी बताने लगा क्वेश्चन की। उस क्वेश्चन की वैरायटी बताने से पहले, उस क्वेश्चन की टाइप बताने से पहले सीधा फॉर्मूला दे रहा हूं जो आप डायरेक्ट यूज करोगे। लिसन, जो भी टाइप का क्वेश्चन अब हम करने वाले, डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। व्हाट इज डेल्टा एन जी? Summation of coefficient of gaseous product minus summation of coefficient of gaseous reactant। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये फॉर्मूला कब लगाना है, क्यों लगाना है, बस मैं आपको पहले ट्रिक बताने लगा। और इस टाइप के क्वेश्चन बेहद मशहूर है, बहुत पूछे जाते हैं, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम, इवन समटाइम्स इन जेईई एडवांस। मान लो मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखी, और मैंने आपसे इस क्वेश्चन में सिंपल इतना पूछा, व्हाट इज डेल्टा एन जी फॉर दिस रिएक्शन। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट में अगर कोई गैस है, ओनली गैस प्रोडक्ट में, उसका कोएफिशिएंट ऐड कर दो। पर यहां लिक्विड है सिर्फ वाटर, इग्नोर। गैस में सिर्फ CO2 है तो इसका कोएफिशिएंट 2 माइनस। रिएक्टेंट में अगर कोई गैस कंपोनेंट है तो उनके कोएफिशिएंट का एडिशन कर दो, 2 + 4, बोथ आर गैस, 2 + 4 6,
तो मैं कह दूंगा डेल्टा एन जी इज -4। मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखी है, N2 गैस प्लस O2 गैस गिव N2O4 गैस, और मैंने कहा बताओ इसका डेल्टा Ng कितना। तो कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है, गैस है, हाँ है, कोफिशिएंट 1 माइनस रिएक्टेंट में कोई गैस है, दोनों ही गैस, इनके कोफिशिएंट का टोटल 1 + 2 3, तो डेल्टा Ng -2। मैंने कोई रिएक्शन लिख दी, लेट्स से एसिटिक एसिड लिक्विड प्लस O2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर लिक्विड, और मैं इस इक्वेशन को बैलेंस कर रहा हूं। कार्बन 2, हाइड्रोजन 3 + 1 4, ऑक्सीजन 4 और 2 6, यहाँ 2 है और यहाँ 4। ये कोई रिएक्शन है और मैंने कहा इसके लिए डेल्टा Ng बताओ। तो क्या कर रहे हैं, ट्रिक क्या है, कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, ओनली गैसियस प्रोडक्ट 2, दिस इज लिक्विड, ओनली गैस है, कोफिशिएंट 2 माइनस रिएक्टेंट में भी सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट के कोफिशिएंट का टोटल, दिस इज लिक्विड, इग्नोर गैस 2 2 - 2 0। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आपको डेल्टा Ng निकालना आ गया। ये नहीं मैं अभी बता रहा क्यों लगाना, कैसे लगाना, किंतु परंतु नहीं, बस इतना पूछ रहा हूं डेल्टा Ng निकालना आ गया। गुड, वेरी गुड। जल्दी से मुझे इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन जो लिखी इसके लिए डेल्टा Ng क्या है, इसके लिए तुरंत बताओ डेल्टा Ng। डेल्टा Ng इज लिक्विड, इग्नोर 0, रिएक्टेंट में दिस इज सॉलिड, दिस इज गैस, 2 + 1 3 -3। अगर आपको डेल्टा Ng निकालना आ गया बहुत बड़ी बात है, गुड। अब बताता हूं कि ये टेक्निक क्या है, कब काम आएगी। आपको कोई रिएक्शन दे दिया जाता है, जैसे आपने इतनी मेहनत करके आपने डेल्टा H निकाला, आपको सवाल में पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन का अगर आप डेल्टा H निकाल चुके हो, बताओ इसी रिएक्शन का डेल्टा U क्या है, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी। यदि किसी सवाल में डेल्टा H आपको दे दिया जाए या आपने निकाल लिया और उसका डेल्टा U उसी रिएक्शन का पूछा हो, तब आपको यह फॉर्मूला लगाना। यदि किसी रिएक्शन का डेल्टा U दे दिया जाए और उसी रिएक्शन का डेल्टा H निकालना हो, तब आपको यह फॉर्मूला लगाना। सीधा सा आंसर है कि आपको इस इक्वेशन का यूज कब करना है, इफ डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज नोन and delta U of the reaction is unknown and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब तो समझते हो ना, समझते हो कि नहीं, वाइस वर्सा कि मतलब डेल्टा U अगर क्वेश्चन में गिवन है तो डेल्टा H निकालना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड लड्डू रेज टू पावर लड्डू, फ्री के मार्क्स। गलती करोगे तो आप माथे पे हाथ रखाओगे कि यार मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी, मैंने डेल्टा Ng में लिक्विड काउंट कर लिया, शेट। तो आप ये गलती नहीं कर लोगे कि डेल्टा Ng गलत निकाल दिया, फिर बहुत बड़ा पाप है। अब मैं बताता हूं कि ये फॉर्मूला क्यों, ऐसा मैंने क्यों बोला है। और ये ध्यान रखना, अल्टीमेटली ये थर्मोडायनामिक्स है। कई बार वो जान के आपको परेशान करने के लिए बोलते हैं QP 300 है, QV निकालो। मान लो उन्होंने बोलते हैं किलो कैलोरी पर मोल में, QP पता है, QV निकालो। तो समझ जाना QP इज नथिंग बट डेल्टा H, QV इज नथिंग बट डेल्टा E, क्योंकि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा U बोल दो, डेल्टा E बोल दो। QP
हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नथिंग बट डेल्टा एच। तो कई बार वो आपको ऐसे भी बोल सकते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, मान लो कोई रिएक्शन है, वो आपको बैलेंस्ड वे में मिली हुई है, और मैंने बोल दिया कि इस रिएक्शन का डेल्टा एच इज 300 किलो कैलोरी पर मोल। अगर कोई कह दे इस रिएक्शन के लिए डेल्टा यू निकालो एंड टेम्परेचर ऑफ द कंप्लीट सिस्टम इज कांस्टेंट, यानी कि सिस्टम का टेम्परेचर अगर इनिशियली 298 केल्विन था, सपोज फाइनली भी 298 केल्विन, तो अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। अच्छा आइसोथर्मल प्रोसेस है, गैसेस आइडियल है, तो डेल्टा यू 0। वो तब जब गैस एक्सपैंड कंप्रेस करे और वो सिंगल गैस है। यहां पर भले ही टेम्परेचर कांस्टेंट है पर सिस्टम की स्टेट बदल गई, क्योंकि सिस्टम पहले ए और बी से बना था, अब उसमें सी और डी। सिस्टम में बनने वाली गैसेस अब कोई और है, सिस्टम की पहले वाली गैसेस कुछ और थी, भले ही सेम टेम्परेचर पे है, सिस्टम की स्टेट बदल गई, और अगर स्टेट बदल गई तो डेल्टा यू 0 नहीं है। इसलिए ये नहीं कहना आइसोथर्मल है, डेल्टा यू तो 0 होगा। क्या हो गया, आइसोथर्मल है, पर सिस्टम की इनिशियल स्टेट में ए और बी कंपोनेंट थे, अब उसमें सी और डी कंपोनेंट है, सिस्टम तो बदल गया, सिस्टम की स्टेट ही बदल गई। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। जब भी हम कभी रिएक्शन करवा रहे हैं, बाय डिफॉल्ट प्रेशर हैज बीन मेंटेन्ड कांस्टेंट। कल मैंने ये एग्जांपल भी दी थी कि जब हम एक कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर रिएक्शन कराते हैं, एक मासलेस पिस्टन रखा होता है, अंदर रिएक्टेंट बने, कुछ गैसेस बनी, गैसेस का अगर प्रेशर बढ़ा भी तो पिस्टन मूव कर जाएगा ताकि सिस्टम का प्रेशर सेम रहे। तो बाय डिफॉल्ट आपने मानना है रिएक्शन इज बीइंग कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि रिएक्टेंट के प्रेशर और प्रोडक्ट गैसेस का प्रेशर सेम। इफ P इज कांस्टेंट तो P बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा P टाइम्स डेल्टा वी। अब यहां डेल्टा वी का मतलब क्या है, डेल्टा वी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन वॉल्यूम, प्रोडक्ट का वॉल्यूम माइनस रिएक्टेंट का वॉल्यूम। अब आप कैसे निकालोगे, तो आप लगाओगे वॉल्यूम ऑफ सी गैस प्लस वॉल्यूम ऑफ डी गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ ए गैस एंड वॉल्यूम ऑफ बी, और बी लिक्विड। जो भी आपने वॉल्यूम निकालने हैं यहां पे, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम माइनस इसका वॉल्यूम माइनस इसका वॉल्यूम। अब आपने ये बिल्कुल यूडियोमेट्री की तरह यूज करना है कि गैसेस का वॉल्यूम के कंपैरिजन में किसी सॉलिड या लिक्विड का वॉल्यूम इग्नोरेबल है, किसी लिक्विड का वॉल्यूम सॉलिड, किसी लिक्विड या किसी सॉलिड का वॉल्यूम गैस कंपोनेंट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो आप इसे इग्नोर कर दोगे। अब ये क्वेश्चन क्या बने, डेल्टा यू प्लस प्रेशर इंटू वॉल्यूम फॉर सी गैस, प्रेशर इंटू वॉल्यूम फॉर डी गैस माइनस प्रेशर इंटू वॉल्यूम फॉर ए गैस। लिक्विड एंड सॉलिड का वॉल्यूम इज इग्नोरेबल विद रिस्पेक्ट टू गैस। अब आप इस पे आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हो, तो मैं इसे लिखूंगा डेल्टा यू प्लस, दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा यू प्लस P इंटू V का प्रोडक्ट फॉर सी गैसेस, मोल्स ऑफ सी गैस इंटू RT प्लस मोल्स ऑफ डी गैस इंटू RT माइनस मोल्स ऑफ ए गैस इंटू RT, और यहां से RT कॉमन, और ये क्या बन जाएगा, मोल्स ऑफ सी गैस प्लस मोल्स ऑफ डी गैस माइनस मोल्स ऑफ ए गैस। दिस बिकम्स व्हाट, सी और डी के मोल्स काउंट हो गए, दैट इज बेसिकली कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ सी एंड डी माइनस कोफिशिएंट ऑफ ए
तो दिस इज नथिंग बट C प्लस डी माइनस ए। इस नंबर का नाम मैंने रखा डेल्टा एन जी। वाई जी, ताकि आपको ध्यान रहे यहां कॉफिशिएंट किसके लिए है, कॉफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्ट। तो हमने किया क्या कि जब भी कभी ये रिएक्शन करवाई जा रही है एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट अगर ले रहे हो तो वन बार वन बार वन बार वन बार, यानी कि रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर और प्रोडक्ट का फाइनल प्रेशर वन बार सब सेम। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्ट। प्रोडक्ट में किस किस का वॉल्यूम, सी का प्लस डी का, माइनस ए और बी का वॉल्यूम, दोनों गैसेस, मतलब लिक्विड है तो लिक्विड का वॉल्यूम इग्नोर। अब पीवी की प्रोडक्ट इज नथिंग बट एनआरटी, तो ये बन गया मोल्स ऑफ सी विच इज गैस इंटू आरटी प्लस मोल्स ऑफ डी विच इज गैस इंटू आरटी, एंड ए के लिए मोल्स ऑफ ए इंटू गैस विच इज इंटू आरटी। आरटी कॉमन निकालो, अंदर सिर्फ कोफिशिएंट्स बचेंगे, इसीलिए ये फॉर्मूला डेल्टा एन जी आर। कभी भी किसी रिएक्शन के लिए कभी भी आपको डेल्टा एच दे दिया जाए और डेल्टा यू पूछा है, या डेल्टा यू दे दिया जाए डेल्टा एच पूछा है, यू विल यूज दिस इक्वेशन। एंड ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत आराम से मिलेंगे, दे आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अब इस पे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। मैं दो तरह के एग्जांपल करवा, let us suppose question is A1 exercise 1 part 1, ethanol liquid plus 3 O2 gas 2 CO2 gas plus 3 water gas। ये एक रिएक्शन है। जब ये रिएक्शन चल रही है उसके लिए आपको बोला डेल्टा यू नॉट इज -1373 किलो जूल पर मोल एट 298 केल्विन। व्हाट इज डेल्टा एच नॉट फॉर दिस रिएक्शन। तो मेरी बात ध्यान रखना, डेल्टा यू गिवन हो, डेल्टा एच पूछा हो, या डेल्टा एच गिवन हो, डेल्टा यू पूछा हो, मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन इज डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा यू नॉट मुझे मालूम है पर डेल्टा एन जी मुझे नहीं मालूम, वो आपको मालूम होगा शायद, है ना। डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आएगी, गैसियस प्रोडक्ट का कोफिशिएंट माइनस गैसियस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट। दिस इज गैस, गैस लिखा ना, तो यहां 3 + 2 माइनस रिएक्टेंट में लिक्विड इग्नोर गैस 3, तो दिस इज 2। आर की वैल्यू किलो जूल में, यानी कि इसे जूल बनाओ, इनटू टेम्परेचर 298। पर जो गलती आप कभी नहीं करोगे, जो कि आपके सीनियर्स करते आए हैं, ये किलो जूल में, तो इसको भी किलो जूल बनाने के लिए डिवाइड बाय 1000। ये ना हो कि आप सारी कैलकुलेशन कर दो, ये जूल में रख दिया, ये किलो जूल में रख दिया, और बाद में बोल दिया सर सिली मिस्टेक से 4 नंबर चले गए। मैंने इसे सिली मिस्टेक मानता। जब टीचर ने आपको वार्न कर दिया कि ये गलती बच्चे करते हैं, तो उसके बाद भी गलती हुई है, तो फिर वो सिली मिस्टेक नहीं होगी। अगर ये किलो जूल में है तो फिर से भी डिवाइड बाय 1000 बना के किलो जूल कर, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी। इसी टाइप का क्वेश्चन इसी थीम पे बेस्ड कैसे पूछा जाता है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू।
at 300 Kelvin. आपको ऐसे बोल दिया जाएगा, बताओ किस रिएक्शन का डेल्टा एच डेल्टा यू से बड़ा है, या ये भी पूछा जा सकता है डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू, ये भी पूछा जा सकता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। पर मान लो मैंने क्वेश्चन में फिलहाल आपसे ये पूछा, सिंपल क्वेश्चन आपने करना है, डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन ही तो पूछा है ना, इसकी इनइक्वालिटी तो पूछी है, तो अल्टीमेटली आपको सिंपल ये डिफरेंस चेक करना है। दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन यू नो, अब इसका डिफरेंस ही तो बताना है, सीधा सा फंडा यार। गैस कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव नंबर है, टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव है, तो डेल्टा एनजी का साइन बता देगा। अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव आया, दो चीजों का डिफरेंस पॉजिटिव है, मतलब डेल्टा एच बड़ा हो गया। अगर डेल्टा एनजी का साइन नेगेटिव आ गया, मतलब डेल्टा यू बड़ा है। और अगर डेल्टा एनजी 0 आ गया, मतलब ये दोनों बराबर है। एज सिंपल एज दैट। डेल्टा एच और डेल्टा यू का डिफरेंस, अगर ये साइन पॉजिटिव है, डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, तो ये बड़ा है। अगर ये नेगेटिव है तो ये बड़ा है। अगर दोनों बराबर है तो ये डिफरेंस 0 होगा। तो अपने आप डिसाइड करो यहाँ क्या आएगा क्वेश्चन में, खुद बताओ। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आप गलत करके आए ना, फिर बहुत बड़ी गलत बात होगी। और ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में तो बहुत बार पूछे गए। तो सबसे पहले मैं यहां से चेक करूंगा डेल्टा एनजी की वैल्यू, 2 माइनस 3 प्लस 1 4 नेगेटिव आ गई, तो इसका डेल्टा एनजी नेगेटिव है। अगर डेल्टा एनजी नेगेटिव है तो ये नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि डेल्टा एनजी नेगेटिव का मतलब डेल्टा यू बड़ा है, नॉट पॉसिबल। 6 इग्नोर लिक्विड है, इसे काउंट नहीं करना। 6 माइनस 15/2 इग्नोर लिक्विड है, डेल्टा एनजी 6 माइनस 15/2, ये भी नेगेटिव आ गया, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि डेल्टा एनजी नेगेटिव है, मतलब डेल्टा यू बड़ा है। 1 प्लस हाफ 3/2, और ये लिक्विड है इग्नोर, 0 माइनस 3/2, 2 प्लस 1 3, और ये 2, 2 माइनस 3 माइनस 1 2, और ये कोएफिशिएंट ऑफ, मतलब रिएक्टेंट का सम ऑफ कोएफिशिएंट 3। मुझे तो कोई भी नहीं लग रहा, आपको क्या लग रहा है? क्वेश्चन बोनस नन ऑफ दिस। पर मुझे नहीं समझ आई, पहले बच्चों ने आंसर बी सी डी कैसे देने शुरू कर दिए थे। पक्की बात है कुछ गलती कर रहे थे पहले कुछ बच्चे। आंसर इज नन ऑफ दीज। अब मैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे ले जा रहा हूं, तो आपको आइडिया लग गया कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में, राइट? तो जो क्वेश्चन मैंने असाइन कर दिए होमवर्क में वो आप ट्राई करो, आपको धीरे धीरे समझ में आने शुरू हो जाएंगे। पर अगेन ध्यान रखना, मैंने ऐसे क्वेश्चन J1 में नहीं करवाए, उनको जो क्वेश्चन करवाए उनके वीडियो लेक्चर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। मैंने शीट के क्वेश्चंस का डिस्कशन इनडायरेक्टली दोनों बैचेस में डिवाइड करके किया।
अब एक डेफिनेशन सीखेंगे, उसके बाद क्लास वाइंड अप। कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि उसमें मैंने 3-4 डेफिनेशन के बाद सिर्फ न्यूमेरिकल करा। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन या डिसोल्यूशन, इसे समझाने के लिए मैं शीट का डाटा आपके सामने लिख रहा हूं, और वो डाटा याद नहीं करना, सिर्फ आपको समझाने के लिए। सपोज दिस डाटा आई एम शेयरिंग विद यू, आप कॉपी पे जरूर लिखोगे पर डाटा याद नहीं करोगे। जस्ट कॉपी पेस्ट करो। नोटेड, डन, ओके। अब ध्यान से समझना बच्चों, यहां मैंने आपके सामने एक चीज सिखाने की कोशिश की है। मान लो मेरे पास एक बीकर है, उस बीकर में मेरे पास 10 मोल पानी लिक्विड, मैंने इसमें 1 मोल HCl डिसॉल्व किया, इसका 1 मोल रखा है सॉल्यूट का। 1 मोल सॉल्यूट को गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, और क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट कैसे एक्सप्रेस की, उसके मोल बता के। और जब मैंने यहां ब्रैकेट में लिखा है तो ये दिखाने की कोशिश है, ये बताने का तरीका है
कि HCl के 1 मोल को 10 मोल पानी में डिसॉल्व करके सोल्यूशन बनाया। ब्रैकेट में जो 10 वाटर है इसका मतलब इट्स ए सोल्यूशन। जिस सोल्यूशन में इसके 1 मोल को गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट यानी कि 10 मोल में डिसॉल्व कर दिया तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई। इसका नाम हो गया इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन। मैंने क्या वर्ड बोला? इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन। मतलब 1 मोल सोल्यूट को स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में मिला के जब सोल्यूशन बनता है तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई? दिस इज इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन। फिर मैंने इसमें 15 मोल पानी और मिला दिया। 10 मोल पानी था ना, 15 मोल पानी और मिला दिया, 25 मोल कर दिया। अभी भी ये डेफिनेशन फिट हो रही। 1 मोल सोल्यूट को गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पे कुछ सोल्यूशन बना, एनर्जी रिलीज हुई। दिस इज अगेन इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। पर एक चीज देखो, जैसे मैंने इसमें पानी और मिलाया, पहले के कंपैरिजन में एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई। मैंने इसमें 15 मोल पानी फिर और मिलाया। मैं सॉल्यूट की क्वांटिटी नहीं बदल रहा, सॉल्वेंट की क्वांटिटी बदली जा रहा हूं। मैंने 15 मोल पानी और मिलाया, फिर से उस 1 मोल सॉल्यूट को 40 मोल वाटर में डिसॉल्व करके सोल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट्स में सॉल्वेंट की क्वांटिटी मैंने मेंशन कर दी। दिस इज इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन। पर ये वैल्यू पहले से ज्यादा नेगेटिव है। इसका ये मतलब हुआ मैं सॉल्वेंट बढ़ाता जा रहा हूं, एनर्जी रिलीज जो हो रही है वो पहले से ज्यादा हुई, फिर और ज्यादा रिलीज हुई। पर एक चीज देखो, ये जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस यहां पर ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये आ रहा है 2.8 का डिफरेंस। यानी कि पहले से 2.8 किलो जूल एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई। मैंने 15 मोल पानी मिलाया, फिर 15 मोल पानी मिलाया, एनर्जी रिलीज तो हुई, पर आपकी बार ये एनर्जी कितनी एक्स्ट्रा रिलीज हुई? 0.9 किलो जूल पर मोल। एनर्जी रिलीज तो हो रही है पर डिफरेंस कम होता जा रहा है। फिर मैंने सीधा 200 मोल पानी मिला दिया, बहुत ज्यादा 160 मोल पानी और ऐड कर दिया। एनर्जी तो रिलीज हुई पर मात्र 0.8 का डिफरेंस। यानी कि जो डिफरेंस है वो जस्ट 0.8 एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई। ये भी इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन, इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन, इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन, इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन। मैंने 200 मोल वाटर के बाद 800 मोल पानी मिला दिया, एनर्जी रिलीज होनी बंद होगी। मतलब एनर्जी रिलीज तो हुई पर उसमें इंक्रीमेंट आना बंद हो गया। मतलब जितनी एनर्जी रिलीज 200 मोल पानी में हुई उतनी ही एनर्जी रिलीज 800 मोल पानी में हुई। यानी कि पानी की मात्रा बढ़ाने से अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब मैंने 800 मोल के बाद एक्वस ए क्यों लिखा ना, मतलब इनफाइनाइट पानी डाल दिया। रियलिटी में इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि सच्ची में इनफाइनाइट पानी ले आया। मतलब मैंने 1000 मोल पानी डाल दिया, 2000 मोल डाल दिया, 2500 मोल डाल दिया, 4000 मोल डाल दिया, एनर्जी वही की वही वैल्यू है, चेंज होनी बंद हो गई। और ये हर सोल्यूशन, हर सॉल्यूट के साथ होता है। यानी कि जब आप किसी सॉल्यूट का 1 मोल लेते हो, उसमें कुछ पानी मिलाते हो, एनर्जी रिलीज होती है, कुछ और पानी मिलाते हो, एनर्जी रिलीज होती है, कुछ और डालते हो और रिलीज होती है। पर एक समय आता है कि जब आप इतना पानी मिला देते हो कि एनर्जी रिलीज तो होगी और उसमें चेंज नहीं आ रहा, यानी कि अब फर्दर एनर्जी एक्स्ट्रा रिलीज नहीं हो रही। ये सारे नंबर जो देख रहे हो ना, सारे नंबर, दे ऑल आर कॉल्ड इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन। पर इस नंबर के बाद ये वैल्यू में चेंज आने बंद हो गए। -75, -75, -75, ये जो कांस्टेंट नंबर हो गया ये वैल्यू का, इसका नाम इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन तो है, पर इसका एक नया स्पेशल नाम है एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। जब तक आप किसी सॉल्यूट के 1 मोल को स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डाल रहे हो, दैट इज एंथैल्पी ऑफ, इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन।
जब तक सॉल्वेंट की क्वांटिटी मेंशन। अगर आप यहाँ पे सॉल्वेंट की क्वांटिटी मेंशन नहीं करते, आप इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर डाल रहे हो और फर्दर एनर्जी रिलीज होनी, एक्स्ट्रा आनी बंद हो गई, तो मैं कहूंगा नाउ वी कॉल दिस कांस्टेंट नंबर, वी कॉल इट एज हीट ऑफ सोल्यूशन। इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन का सिंपल इतना मतलब है, 1 मोल सोल्यूट को स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में डालने पे जो एनर्जी रिलीज हो। पर अगर उसी 1 मोल सोल्यूट में आप सॉल्वेंट मिलाते गए, एक समय के बाद एनर्जी रिलीज होनी बंद हो गई। मतलब जितना एनर्जी का रिलीज हो रहा है उसमें फर्दर एनर्जी और ज्यादा रिलीज नहीं हो रही, तब उस कांस्टेंट वैल्यू का नाम रख दिया जाएगा हीट ऑफ सोल्यूशन। और हमें इसमें इंटरेस्ट, तो मैं इसको बोलूंगा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्सॉर्ब्ड when 1 mole of solute is dissolved in excess of the solvent such that further addition of solvent does not affect enthalpy change is called heat or enthalpy of solution। एक मोल सोल्यूट को गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में मिक्स करने से जितनी एनर्जी रिलीज हुई, इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन। इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन, सबके लिए मैंने ये वर्ड बोला इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन। यहां तक इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन जब तक 800, यानी कि जब तक सॉल्वेंट की क्वांटिटी स्पेसिफाइड है। पर जब आपने सॉल्वेंट की क्वांटिटी स्पेसिफाई करनी बंद कर दी, तो मैं बोलूंगा दिस इज सिंपली हीट ऑफ डेसोल्यूशन, क्योंकि इस वक्त ये नंबर कांस्टेंट हो चुका है। जब तक आप सॉल्वेंट की क्वांटिटी मेंशन कर रहे हो तब तक तो इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन। मैं कहूंगा पहले इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन बदल रहा था, एक टाइम के बाद इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन कांस्टेंट हो गया, तो अब इसे इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन कहूं? बिल्कुल कहूंगा। सॉल्वेंट की क्वांटिटी स्पेसिफाइड है। इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन बिल्कुल कह सकते हो। ये नंबर इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन, अब इसका नाम हीट ऑफ सोल्यूशन बन गया जब आपने सॉल्वेंट की क्वांटिटी मेंशन ही नहीं की। और एक्वस का मतलब लाइक एक्सेस वाटर, इनफाइनाइट वाटर। कोई आपसे इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन का डिफरेंस नहीं पूछने वाला। मैंने जस्ट एक एडिशनल नॉलेज बताई, परंतु आपको यह पता होना चाहिए हीट ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या है। हीट ऑफ सोल्यूशन का मतलब 1 मोल सोल्यूट इन द स्टैंडर्ड स्टेट प्लस एक्वस। एक्वस मतलब एक्सेस वाटर में मिला है। अब उसी से सोल्यूशन बन गया, वही सोल्यूट पर उसके साथ मैंने लिखा AQ। ये देखो AQ, यानी कि उसी सोल्यूट से सोल्यूशन बना दिया। अब जो एनर्जी रिलीज या एब्सॉर्ब हुई, दिस वैल्यू इज कॉल्ड हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस सोल्यूट। 1 मोल सोल्यूट को एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में डालने पे, एक्सेस का मतलब अनस्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मिलाने पे, जब वो सोल्यूट घुल गया, सॉल्यूशन बन गया, जब आपने उसकी फिजिकल स्टेट एक्वस बता दी, तब तक मैं कहूंगा जो भी एनर्जी रिलीज या अब्सॉर्ब हुई है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। पर जब तक आप सॉल्वेंट की क्वांटिटी स्पेसिफाई कर रहे थे, मैंने इनके लिए स्पेशल नाम रखे होते, इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन। पर एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट के बाद जितना मर्जी पानी मिला दो, इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन डज नॉट चेंज। वी कॉल दिस नंबर as enthalpy of solution. So with this, I am ending the class. Thank you so much. We'll see you in the next class.